Guys, hope so you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, today we will be discussing the medicines OSPE. ठीक है, so इसमें हम आन का जो PDF है उसको देखेंगे क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द UHS OSPE जो है वो आती है. ठीक है, तो आन का के PDF का जो कि ग्रुप्स में भी काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, आप सब उसको लाजमी देखिएगा. ठीक है, सो पहला जो स्टेशन है दैट इज़ इसमें अनऑब्जर्व स्टेशंस होंगे एंड इंटरेक्टिव स्टेशंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट स्टेशन इज़ दैट व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इंट्रावीनस यूज़ ऑफ दिस ह्यूमुलिन आर जो कि रेगुलर इंसुलिन है और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है. ठीक है, तो आपने इसके इंट्रावीनस यूजेस बताने हैं. सो इसका सबसे पहला यूज़ ये है दैट इट इज़ गिवन इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हाइपरकैलेमिया या हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोसिस या डायबिटीज़ इन सर्जरी. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू टेल कि अगर आप इसको सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं देन उसकी पीक एक्शन टाइम क्या है. ठीक है, तो इसका पीक एक्शन टाइम है 2 to 4 hours. ठीक है, उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं. तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें आर्टिकेरिया रैश वगैरह है. देन हाइपोग्लाइसीमिया है और इसके अलावा आपके पास फैट हाइपरट्रॉफी या एट्रॉफी हो सकती है एट द इंजेक्शन साइट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास कि डिस्क्राइब द एबनॉर्मेलिटी. इस पिक्चर को देखें और बताएं कि क्या हुआ है इस पेशेंट को. ठीक है, सो बेसिकली दिस पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एन ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर. ठीक है, जिसकी वजह से उसकी मसल वीकनेस और फिटीग बहुत ज़्यादा है. ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस है. ठीक है, और इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता ये है बेसिकली कि एंटीबॉडीज़ जो हैं उसकी बॉडी की दे स्टार्ट ब्लॉकिंग द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. ठीक है, जो कि बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे प्रेजेंट होते हैं. उन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके एंटीबॉडीज़ लगती हैं और उनको ब्लॉक कर देती हैं जिसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो आपको नज़र आता है. ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली मायस्थीनिया ग्रेविस. ठीक है, और इसमें यह होता है कि फिर जितने भी एक्साइटेटरी इफ़ेक्ट्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के वो सारे इनहिबिट होना शुरू हो जाते हैं ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर्स. ठीक है, एंड ऑल्सो थ्रू आउट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जितने भी एक्साइटेटरी इफ़ेक्ट्स हैं वो इनहिबिट होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, सो द अंडरलाइन कॉज इज़ autoimmune disorder in case of this patient. ठीक है, then what is the most likely underlying diagnosis? So the most likely underlying diagnosis here can be made by edrophonium या tensilon test. ठीक है, और diagnosis क्या बनेगा? Myasthenia gravis would be the diagnosis. ठीक है, then you have to tell the diagnostic test, so that is edrophonium या tensilon test. ठीक है, एंड आप क्या 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो उसमें आपके पास एक तो सबसे पहले मेडिकेशंस का आप पेशेंट को सजेस्ट करेंगे जिसमें आपके पास एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, नियोस्टिग्मीन एंड पायरिडोस्टिग्मीन जो है वो आप देंगे ताकि उसकी जो मसल फंक्शन है वो इम्प्रूव हो सके. ठीक है, इसके अलावा आप जो मेडिकेशन देंगे दैट वुड बी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स. ठीक है, जिसमें आपके पास प्रेडनिसोलोन है, साइक्लोस्पोरिन है एंड माइक्रोफिनोलेट और इसके अलावा एज़ाथायोप्रीन है. ठीक है, इसके अलावा मेडिकेशंस के अलावा आप और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो उसमें आपके पास प्लाज्माफरेसिस है एंड इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं. ठीक है, और सर्जरी में आपके पास थाइमेक्टमी है. ठीक है, देन आप पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज़ कर दे एंड अपनी इंस्पायरेटरी मसल थेरेपी भी करवाए. ठीक है, सो दीज आर ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. देन नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास के 34 years old गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर. ठीक है, एंड फ्रॉम द लास्ट 4 years शी इज़ सफरिंग फ्रॉम बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर. ठीक है, and she is basically taking prophylactic lithium therapy for this bipolar disorder. So now for the past few months she feels that she has become slow, her voice is becoming somewhat hoarse. ठीक है, and she has developed some intolerance to the cold.
ठीक है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं दैट आर ड्यू टू दिस लिथियम थेरेपी, जिसमें वो क्या कंप्लेन कर रही है कि पल्स जो है उसकी स्लो हो चुकी है, वॉइस उसकी हॉर्स हो चुकी है, ठीक है। एंड उसने जो है वो इंटॉलरेंस डेवलप कर ली है टू कोल्ड. सो व्हाट possibly is wrong with this woman? So basically this woman has developed lithium induced hypothyroidism. ठीक है, this woman has developed lithium induced hypothyroidism. Then what are the other clinical signs that you will look for? So इसमें आपके पास कुछ psychological signs आ जाते हैं, जिसमें आप एक्शन स्पीच जो है वो पेशेंट की देखेंगे तो वो काफ़ी स्लो हो चुकी होगी, ठीक है। एपैथी होगी, इसके अलावा इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेमोरी आपको नज़र आएगी पेशेंट में. देन देयर सम फिजिकल साइंस. तो फिजिकल साइंस क्या हैं कि देयर इज़ डिस्टिंक्टिव फेशियल अपीयरेंस विद ऑन पिटिंग एडीमा, ठीक है। इसके अलावा रिसीडिंग हेयर लाइन है, डीप कोर्स वॉइस है, ड्राई रफ स्किन है और साथ में ड्राई रफ हेयर भी हैं, एंड हर पल्स इज़ वेरी लो, ठीक है, स्लो पल्स है उसकी, और डिलेड टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं उसके, ठीक है। नाउ इसके अलावा जब आपने पेशेंट में ये साइकोलॉजिकल और क्लिनिकल फिजिकल साइंस देखने के बाद यू हैव टू लुक फॉर सम साइंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड यू हैव टू आस्क हर फॉर हैविंग हर थायरॉयड फंक्शन टेस्ट डन, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास जिसमें वो कह रहे हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द ड्रग. तो ये क्या है? बेसिकली दिस इज़ इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं नेम एटलीस्ट 4 यूजेस ऑफ इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन. तो इट इज़ यूज इन एनाफिलेक्टिक शॉक, acute asthma, COPD and inflammatory bowel disease. Then what are the 4 side effects? तो 4 side effects हैं like osteoporosis हो सकता है, hypertension हो सकती है, diabetes हो सकती है, skin atrophy हो सकती है and muscle weakness हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेशन है कि आप इस पेशेंट को देखिए और बताएं कि क्या एबनॉर्मेलिटी है इसको, ठीक है। 13 years old की ये गर्ल है एंड शी इज़ बेसिकली प्रेजेंटेड विद फीवर, arthralgia एंड photosensitivity. So basically the abnormality shown in this figure is you can see over here the butterfly rash, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है. So butterfly rash या malar rash could be seen over here, ठीक है। और ये इसकी डायग्नोसिस क्या बनती है? दैट इज़ ऑब्वियसली SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है। एंड व्हाट आर द 2 कॉम्प्लिकेशंस? तो रीनल फेलियर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकती है एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, ठीक है। देन 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट्स क्या हैं? तो एक तो आप इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक करेंगे, इसके अलावा एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ दैट आर वेरी डायग्नोस्टिक. तो ये आप जो 2 एंटीबॉडीज़ के टेस्ट हैं वो करेंगे. नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास कि लिस्ट 4 फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स. तो ऑब्वियसली ऑल नो दैट इज़ रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथैम्बुटोल एंड पायराज़ोनामाइड, ठीक है। अब आपने इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स बताने हैं. तो रिफेम्पिसिन का साइड इफ़ेक्ट है हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। आइसोनियाजिड का भी हेपेटोटॉक्सिसिटी है और इसके अलावा पायराज़ोनामाइड का भी हेपेटोटॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है रिफेम्पिसिन, इथैम्बुटोल, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड एंड पायराज़ोनामाइड के साइड इफ़ेक्ट्स में हेपेटोटॉक्सिसिटी तो लाजमी है. इथैम्बुटोल इज़ ओनली वन जिसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी आपको नहीं नजर आएगी, बल्कि आपको इसमें जितने भी आई रिलेटेड जो हैं सिम्टम्स हैं वो आपको इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में नजर आएंगे. लाइक रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो सकता है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है। और जो इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिसिटी के अलावा आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ सकते हैं इन दीज एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स, इसमें है रिफेम्पिसिन में आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी के साथ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस नज़र आएगा. आइसोनियाजिड के केस में आपको पैराफेरल न्यूरोपैथी नज़र आ सकती है विद हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड पायराज़ोनामाइड में आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी के साथ हाइपर यूरिसीमिया नज़र आएगा, ठीक है। और इथैम्बुटोल का मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आई रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जिसमें रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है एंड पैराफेरल न्यूरोपैथी है, ठीक है। देन आपके पास ये स्टेशन है, आपने बताना है इसमें आपको क्या फाइंडिंग नज़र आ रही है इस पिक्चर में, ठीक है। सो इसमें बेसिकली जेंथोमा नज़र आ रहा है एंड व्हाट आर द टेस्ट
यू वुड एडवाइज, जिसमें आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल पेशेंट का चेक करेंगे और उसे कहेंगे कि वो अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाए, ठीक है। एंड व्हाट आर 3 डिजीज़ इन विच दिस कंडीशन इज़ एसोसिएटेड विद, ठीक है। सो डायबिटीज़ के साथ इट हैज़ एसोसिएशन, फेमिलियल हाइपर लिपिडीमियाज के साथ एंड हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ इसकी एसोसिएशन है। देन आपके पास आपने बताना है स्टेशन में कि व्हाट इज़ द लेयन। सो यहाँ पे बेसिकली थर्ड नर्व पाल्सी है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ वाई इज़ द आईलिड ड्रूपिंग ओवर हेयर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लिवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियरिस जो है इट इज़ सप्लाइड बाय द ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस केस में डैमेज हो चुकी है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड मिल रही है। देन 2 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ आपने बतानी है इस लेयन की। तो इसमें थर्ड नर्व पाल्सी कैन बी सीन या इट कैन बी कॉज्ड इन द केस ऑफ डायबिटीज़, वेस्कुलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस या फिर इन एनेरिज्म ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। देन आपके पास अनऑब्जर्व स्टेशन नंबर 9 है, जिसमें आपने बताना है कि क्या डायग्नोसिस है इस फिगर में। सो दिस इज़ अ केस ऑफ सेरेब्रल इन्फार्क्शन, ठीक है। इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है इस पेशेंट की, अगर आप वो रिपोर्ट करता है फर्स्ट 3 आवर्स में आफ्टर पैरालिसिस, तो क्या होगी, दैट वुड बी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। देन व्हाट विल बी द सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस फॉर दिस पेशेंट। तो आप पेशेंट को एस्पिरिन सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा उसका बीपी जो है वो अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, डायबिटिक कंट्रोल होनी चाहिए उसकी, ठीक है। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स आप उसको कहेंगे कि वो यूज़ करे। इसके अलावा आप पेरिंडोप्रिल और इंडापेमाइड जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कि 18 ईयर्स ओल्ड बॉय है एंड इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद 2 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ सोशल आइसोलेशन। 18 ईयर्स ओल्ड बच्चा है, लड़का है, और उसकी 2 साल की हिस्ट्री है सोशल आइसोलेशन की, ठीक है। बहुत ऑड बिहेवियर है उसका और एकेडमिक डिक्लाइन भी नज़र आ रहा है, मतलब वो स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो साइकेट्रिक एग्जामिनेशन पे पता चलता है दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, एंड कंपल्सिव एक्ट्स हैं उसके बहुत ज़्यादा, रिकरेंट इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स आ रही हैं उसको, ठीक है, और परफेक्शनिस्टिक ऑब्सेशनल पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उसकी, ठीक है। तो आपने बताना है कि 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसे बच्चे के क्या हो सकते हैं। एक तो सच अ चाइल्ड में सफ़र फ्रॉम OCD, ठीक है, या आप कह सकते हैं OCD विद डिप्रेशन, या यू मे हैव मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, या इज़ अ पेशेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, या फिर ही इज़ एन एडोलेसेंट क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। Then what is the most likely diagnosis in this case? So this patient is a case of obsessive compulsive disorder, that is OCD, ठीक है। उसके बाद 4 pharmacological agents that can help this patient। तो उसमें आपके पास क्लोमिप्रामीन है, फ्लोजिटीन है, फ्लूवोजामीन है, सिटालोप्राम है एंड वेनलेफाजीन है, ठीक है। देन डिस्क्राइब 3 एबनॉर्मेलिटीज़ इन दिस, ठीक है। तो क्यू वेव्स जो हैं B1 से B4 में आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये है आपके पास V1 से लेके V4 तक ECG आप देखें तो यहाँ पे आपको क्यू वेव्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो कि एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। इसके अलावा टी वेव इन्वर्जन और ST सेगमेंट एलिवेशन आपको नज़र आ रही है V3 से लेके V6 वाली ECGs में, ठीक है। तो ये आप गौर से यहाँ पे देखें तो आपको ST सेगमेंट की एलिवेशन नज़र आ रही है V3 से V6 वाली ECG में, और V1 से V4 में आपको क्यू वेव्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और V3 से V6 पे ST सेगमेंट एलिवेशन टी वेव इन्वर्जन है, ठीक है। टी वेव इन्वर्जन ये देखें, टी वेव इन्वर्ट हुई हुई है, ठीक है। देन डायग्नोसिस से क्या बंदा पता चलेगा हमें या क्या बनेगा, दैट इज़ एक्यूट MI। 3 इमीडिएट मैनेजमेंट स्टेप्स जो आप लेंगे दैट वुड बी ऑक्सीजन, डिस्प्रीन, एनाल्जेसिक्स एंड थ्रोम्बोलाइसिस। नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास दैट गिव 2 इंडिकेशंस ऑफ दिस ह्यूमिलिन आर, जो कि रेगुलर इंसुलिन है। तो इसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, हाइपरकैलेमिया में, हाइपर ऑस्मोलर कीटोसिस में, ठीक है, एंड डायबिटीज़ इन सर्जरी में, ठीक है। देन इसको हम जब सबक्यूटेनियस से इंजेक्ट करेंगे तो इसका पीक एक्शन टाइम आपने बताना है। सो व्हाट इज़ इट्स पीक एक्शन टाइम, दैट इज़ 2 to 4 hours, ठीक है।
देन आप इसके 2 साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इसकी वजह से यहाँ फैट हाइपरट्रॉफी या एट्रोफी एट द इंजेक्शन साइट। नेक्स्ट है आपके पास ये फिगर है, आपने बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सो दिस इज़ बेसिकली अ लंबर पंक्चर नीडल। इसकी 6 इंडिकेशंस आपने बतानी है। So this can be done, lumbar puncture is basically done to find the cause for symptoms that possibly are caused by the infection, ठीक है। तो जितने भी symptoms किसी infection की वजह से सामने आ रहे होते हैं उनका कॉज को ढूंढने के लिए हम लंबर पंक्चर करते हैं, ठीक है। लाइक मेनिंजाइटिस के केस में, इन्फ्लेमेशन के केस में, कैंसर के केस में, ब्लीडिंग किसी एरिया से स्पेशली ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड अगर हो रही है, लाइक सब एरेक्नॉइड हैमरेज के केस में, तो तब इन केसेस में हम लंबर पंक्चर करते हैं, ठीक है। So basically this is done to diagnose certain diseases of brain and spinal cord such as multiple sclerosis या Guillain-Barré syndrome में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके थ्रू हम ये करते हैं प्रेजेंस ऑफ CSF इन द स्पेस सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर प्रेशर वहाँ पे हाई है तो इसकी वजह से सर्टेन सिम्टम्स आपके पास पेशेंट में नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू पुट एनेस्थेटिक्स और मेडिसिन इन दैट CSF where you have lumbar punctured, ठीक है। and medicines may be injected to treat any case of leukemia and other types of cancers of the CNS, ठीक है। then you can put a dye in the CSF that makes the spinal cord and the fluid clearer on the X-ray pictures, especially the myelogram, ठीक है। and this may be done to see whether a disc or a cancer is bulging into the spinal cord or not, to see any bulge in a spinal cord। उसके लिए फिर आप जो है वो डाई को भी इंजेक्ट करते हैं इन द CSF और माइलोग्राम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई बल्ज आ रहा है, ऐसी कोई abnormality है तो उसका भी पता चल सके। और रेयर केसेस में आप लंबर पंक्चर जो है वो करते हैं टू लोअर द प्रेशर इन द ब्रेन दैट इज़ कॉज्ड बाय टू मच ऑफ द CSF, ठीक है। लेकिन ये रेयर केसेस में किया जाता है, ठीक है। देन आपने बताना है कि नॉर्मल प्रोटीन कंटेंट जो है CSF में वो कितनी है। सो दैट इज़ 20 to 40 mg/dl, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो अनऑब्जर्व स्टेशन है उसमें आपने फिगर दे के डायग्नोसिस बतानी है। सो यहाँ पे दिस इज़ एक्यांथोसिस निग्रिकेंस, ठीक है। जैसे जैसे मैल जमी हुई है गर्दन पे, सो आपने याद रखना है ऐसी अगर पिक्चर होगी। सो दिस इज़ एक्यांथोसिस निग्रिकेंस। देन 2 कॉजेज़ आपने इसकी बतानी है। सो इट कैन बी ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटिस, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, ओवरी या लंग यानी ऑकल्ट मैलिग्नेंसी के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दैट यू हैव टू टेल द फाइंडिंग्स इन दिस ECG, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अच्छा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ये जितनी भी ECG रिलेटेड स्टेशंस है ना, इनके ऊपर आप अलहदा से एक बार ज़रूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए भी प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो तो समझने के लिए और इनको इंटरप्रेट करने के लिए चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दिस ECG इन दिस स्टेशन। सो इसमें आपको V2 से V5 का जो सेगमेंट है वहाँ पे आपको ST एलिवेशन, V2 से V5 की जो लीड्स हैं सॉरी, उसमें आपको ST एलिवेशन नज़र आ रही है, ठीक है। इन लीड्स में आपको ST एलिवेशन जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग एंटीरोसेप्टल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। सो इट इज़ इंडिकेटिंग एंटीरोसेप्टल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। 3 इमीडिएट स्टेप्स जो हैं इसके ट्रीटमेंट में वो क्या होंगे। एक तो ऑक्सीजन आप देंगे पेशेंट को, आप मॉर्फिन इंजेक्ट करेंगे एंड आप उसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अनऑब्जर्व स्टेशन नंबर 16, जिसमें आपने एसिड बेस डिसऑर्डर को मैच करना है विद द क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो यहाँ पे आप देखें मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज एनाइन गैप, ये आपको किस में नज़र आएगा। सो दिस इज़ सीन इन केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एनाइन गैप अगर इंक्रीज़ है तो वो क्रॉनिक रीनल फेलियर है, और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद नॉर्मल एनाइन गैप तो दैट इज़ बेसिकली रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है। दैट इज़ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप तो दैट इज़, मैंने आपको बताया, क्रॉनिक रीनल फेलियर। लेकिन अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद नॉर्मल एनाइन गैप तो दैट इज़ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है। देन हमारे पास अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो दैट इज़ सीन इन हिस्टेरिकल हाइपरवेंटिलेशन,
ठीक है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस इज सीन इन हिस्टैरिकल हाइपरवेंटिलेशन एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज सीन इन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज सीन इन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। और जो हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज सीन इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। देन आपके पास केस है कि यंग गर्ल है, 19 ईयर्स की एज है एंड शी हैज़ प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी with severe dehydration, hypotension, tachypnea and disorientation। ABGs उसके जो हैं वो आपको कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, लाइक PHP उसकी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसका कम नज़र आ रहा है, 27 है, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट भी 15 से कम है, यानी 14 है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली abnormality? एवरीथिंग इज़ डिक्रीजिंग, इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। टू कॉजेज़ क्या हो सकती हैं इसकी? एक तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, या रीनल फेलियर हो सकता है, या सीवियर डायरिया हो सकता है, ठीक है। देन व्हाट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस विच यू लाइक टू कैरी आउट इमीडिएटली? तो आप पेशेंट का ब्लड शुगर और यूरिन फॉर कीटोन्स जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास कि आपने इस इंस्ट्रूमेंट का नेम बताना है। सो दिस इज़ बेसिकली IV कैनुला, और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? टू मेंटेन IV एसेस। देन आपने 3 कॉम्प्लिकेशंस बतानी है इसकी यूज़ की। तो इसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। Okay, so this station is showing a young lady who complains of palpitations and intolerance for heat, ठीक है, एंड 7 kg वेट लॉस भी उसका जो है 2 months में हो चुका है। सो व्हाट इज़ द 2 साइंस दैट कुड बी अप्रिशिएटेड? तो 2 साइंस जो इस पेशेंट को देख के आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो लिड रिट्रैक्शन है और डिफ्यूज स्वेलिंग है इन फ्रंट ऑफ द नेक, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द नेक डिफ्यूज स्वेलिंग है। इसके अलावा लिड रिट्रैक्शन भी है उसकी। अब उसकी आइज़ को देखें, ठीक है, तो आपको काफ़ी क्लियरली नज़र आएगा कि उसकी लिड रिट्रैक्शन है एंड डिफ्यूज स्वेलिंग है इन द नेक। सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस आफ्टर लुकिंग हर? दिस इज़ ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। एंड 3 पॉसिबल मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? फार्माकोलॉजिकल में आप कार्बामेज़ोल देंगे, सर्जिकल में आप सब टोटल थायरोइडेक्टमी करेंगे, एंड आप रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देंगे पेशेंट को, ठीक है। देन आपके पास जो अनऑब्जर्व स्टेशन नंबर 20 है, उसमें पेशेंट की कुछ प्रेजेंटेशन दी हुई है बाय गिविंग अ सिनेरियो, जिसमें 28 ईयर्स ओल्ड नोन केस ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की पेशेंट है और वो प्रेजेंट करती है फीवर के साथ फॉर 3 months, ठीक है। नोन केस है रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का और साथ में 3 months से उसको फ़ीवर भी है, वेट लॉस भी है और एनोरेक्सिया भी है। एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है और साथ स्प्लीनोमेगैली भी है, ठीक है। तो क्या डायग्नोसिस है? इट इज़ अ केस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। और आपको ये जो 2 फिगर्स हैं, इनमें आपको क्या नज़र आ रहा है? फिगर ए में आपको बेसिकली ये स्प्लिंटर हैमरेज नज़र आ रही है एंड फिगर बी में रॉट स्पॉट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। देन आप कौन सी 2 इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे? तो हम ब्लड कल्चर करा लेंगे एंड इकोकार्डियोग्राफी करा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास कि आपने 3 क्लिनिकल फाइंडिंग्स बतानी है इस चेस्ट एक्सरे में। तो एक तो जो हमारे पास रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है दैट इज़ कि आपको ये ट्यूबुलर हार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ट्यूबुलर हार्ट नज़र आ रहा है सबसे पहली रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग। फिर हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वाइडनिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसेस भी नज़र आ रही है एंड फ्लैट डायफ्राम है, ठीक है, फ्लैट डायफ्राम है ऑलमोस्ट, वरना डायफ्राम डूम शेप्ड होना चाहिए। सो दीज आर द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। फिर आपने 2 एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ऐसी पेशेंट में नज़र आ सकती हैं वो बतानी है कि पेशेंट में जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स नज़र आ सकती हैं दैट कुड बी बैरल शेप्ड चेस्ट, ठीक है, एंड या फिर रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन हो सकती है, हाइपो रेजोनेंट परकशन नोट हो सकता है, या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन एंड रोंकाई सुनाई दे सकती हैं, ठीक है। सो दीज ऑल कैन बी द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है कि आपने 3 एमरजेंसी क्लिनिकल सिचुएशंस बताने हैं जिसमें आप ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग, ठीक है। सो 3 एमरजेंसी सिचुएशंस क्या है? स्टेटस एस्थमेटिकस हो सकता है, एडिसोनियन क्राइसिस हो सकता है, या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। देन 4 लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स जो इस ड्रग के हैं वो आपने बताने हैं।
तो इसमें आपके पास फ्लूइड एंड सॉल्ट रिटेंशन हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, मायोपैथी हो सकती है, हाइपोकलीमिया हो सकता है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शंस, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग हो सकती है, साइकोसिस, डिप्रेशन, कैटरैक्ट्स, ग्लोकोमा एंड डिस्पेप्सिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि 25 ईयर्स ओल्ड बॉय है और उसको 2 वीक्स से सोर थ्रोट है। ठीक है, एंड नाउ हैज़ प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑफ लेग्स एज वेल। ठीक है, एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो पता चलता है दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लेयन। ठीक है, और दोनों लिम्ब्स जो हैं उसमें वीकनेस जो है पेशेंट को हो रही है। सो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? इट इज़ गुलियन-बेरी सिंड्रोम। एंड 2 टेस्ट जो आप करेंगे टू डायग्नोज इट, एक तो लंबर पंक्चर एंड CSF एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, एंड दूसरा टेस्ट होगा नर्व कंडक्शन स्टडी का। ठीक है, ओके, सो ये स्टेशन है। आपने इस फिगर को देख के एबनॉर्मेलिटी बतानी है कि क्या एबनॉर्मेलिटी है इस पेशेंट में। सो आप देख सकते हैं दोनों आइज़ में टोसिस हो रही है। ठीक है, एंड कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं नज़र आ रहा है इस पेशेंट का। सो आप कहेंगे कि व्हाट एबनॉर्मेलिटी यू कैन सी बायलैटरल टोसिस एंड लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग डायग्नोसिस क्या होती है? सो दिस इज सीन इन मायस्थीनिया ग्रेविस। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इस केस में आप करेंगे दैट इज़ एड्रोफोनियम या टेंसिलॉन टेस्ट। ठीक है, एंड 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगी इसमें? एक तो पाइरिडोस्टिग्मीन आप देंगे पेशेंट को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे एंड थाइमेक्टमी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास इस पिक्चर को देख के आपने बताना है कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। सो दिस इज़ बेसिकली सेरेब्रल हैमरेज। 3 कॉजेज़ क्या हो सकती हैं इसकी? हाइपरटेंशन हो सकती है कॉज, एनेरिज्म हो सकती है, AV मैलफॉर्मेशन हो सकती है, या ड्रग्स लाइक कोकीन एंड एंटीकोएगुलेंट्स जो हैं इसका कॉज हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशन जिसमें आपने इस फिगर को देख के बताना है कि नेम व्हाट इज़ दिस इन्वेस्टिगेशन। तो दिस इज़ बेसिकली एक्सरे चेस्ट PA व्यू। ठीक है, दिस इज़ एक्सरे चेस्ट PA व्यू एंड आपने फाइंडिंग्स बतानी है इसमें क्या नज़र आ रहा है। सो इसमें आपको होमोजेनस ओपेसिटी जो है वो नज़र आ रही है लोअर साइड ऑफ चेस्ट पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लोअर साइड ऑफ चेस्ट पे होमोजेनस ओपेसिटी नज़र आ रही है। एंड क्या डायग्नोसिस बनता है? सो दिस इज़ राइट प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि राइट साइड पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आपने बताना है कि व्हाट इज़ बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस डायग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे जॉइंट हाइपरमोबिलिटी है। ठीक है, ऑफ विच इनहेरिटेड डिसऑर्डर दिस मे बी अ फीचर ऑफ। सो ये आपको नज़र आता है मार्फन सिंड्रोम में, एलेडेनले सिंड्रोम में, स्यूडोजेंथोमा इलास्टिकम में। ठीक है, एंड एट व्हाट एज द सिम्टम्स यूजली कमेंस। तो ये आपको मोस्ट कॉमनली एडोलेसेंस में और यंग एडल्टहुड में नज़र आते हैं। ठीक है, देन दिस इज़ द पेशेंट। ठीक है, एंड ही इज़ आस्क्ड टू लुक स्ट्रेट। व्हाट इज़ द एबनॉर्मेलिटी शोन इन दिस फिगर? सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कंप्लीट टोसिस है राइट आई की। ठीक है, राइट आई में कंप्लीट टोसिस नज़र आ रही है व्हेन द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू लुक स्ट्रेट। और 3 कॉजेज़ जो इस टोसिस की हैं, एक तो थर्ड नर्व पाल्सी की वजह से हो सकती है, या मायस्थीनिया ग्रेविस की वजह से हो सकती है, या हॉर्नर सिंड्रोम जो कि कंजेनिटल है उसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। सो ये है आपके पास एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ। ठीक है, 2 इंडिकेशंस इसकी यूज़ की क्या है कि इसको हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रिससिटेशन ऑफ पेशेंट, या इन केस ऑफ वेंटिलेशन ऑफ एक्यूट रीनल रेस्पिरेटरी फेलियर, या इन वेंटिलेशन ऑफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, या फिर इट इज़ यूज फॉर जनरल एनेस्थीसिया, या इन स्टेटस सिस्टमैटिकस आफ्टर फेलियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, या इट इज़ यूज इन केस ऑफ गुलियन-बेरी सिंड्रोम या मायस्थीनिया ग्रेविस या एक्यूट रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ की। ठीक है, सो इसकी वजह से ट्रैकियल स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रैकियो ब्रोंकियल फिस्टुलास बन सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है लिप, टीथ और टंग का। इसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल का, वोकल कॉर्ड्स इंजर हो सकते हैं, ईसोफेगस में इसकी रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स जो हैं उसकी एस्पिरेशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अनऑब्जर्व स्टेशन नंबर 30 जिसमें पेशेंट है 70 ईयर्स ओल्ड का, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो मेल है और वो एडमिटेड है और साथ में उसको पैल्पिटेशंस भी हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका 150/100 है, मतलब हाई है, एंड पल्स उसकी कितनी है 64 पर मिनट, लो है मतलब पल्स। ठीक है, पिटिंग एडीमा भी है और साथ में पेरी ऑर्बिटल पफिनेस भी है।
ठीक है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इन दिस पेशेंट, यानी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन दिस केस जो है वो क्या होगी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। देन आप 3 इन्वेस्टिगेशंस जो रिक्वेस्ट करेंगे वो कौन सी 3 इन्वेस्टिगेशंस के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे पेशेंट को? आप एक तो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्रेटिनिन या आरएफटीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनका कहेंगे, ठीक है। बेसिकली वी हैव टू रूल आउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओवर हेयर, ठीक है। सॉरी। इसके बाद स्टेशन 31 है, जिसमें एक यंग मैन है जो कि जिसकी तबीयत ख़राब हुई है एंड इज़ सफरिंग फ्रॉम इंटरमिटेंट पायरेक्सिया, ठीक है, और साथ में हेडेक भी है, और उसको लग रहा है उसको इन्फ्लुएंज़ा हो गया है, उसने उस इन्फ्लुएंज़ा की ट्रीटमेंट भी ली है, ठीक है। मतलब उसको क्या है, यंग मैन है, इंटरमिटेंट पायरेक्सिया है और साथ हेडेक भी है, और उसको लग रहा है उसको इन्फ्लुएंज़ा हुआ है, सो उसने इन्फ्लुएंज़ा की ट्रीटमेंट भी ले ली है। 3 डेज़ लेटर जो है वो कुछ ऑड सा बिहेवियर शो करने लग गया एंड हॉस्पिटल आया। सो व्हाट डज द पेरिफेरल ब्लड फिल्म शो? तो आपने जब उसकी इस तरह से पेरिफेरल ब्लड फिल्म की एग्जामिनेशन देखी तो आपको पता चला कि यहाँ पे ट्रोफोजॉइड्स हैं, ठीक है, रिंग्स ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है इन आरबीसीज, ठीक है, यानी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, जिसकी वजह से उसको इंटरमिटेंट पायरेक्सिया एंड हेडेक है, ठीक है, एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ हिज एबनॉर्मल बिहेवियर? सो इसकी बेसिस जो है इट इज़ occlusion of small blood vessels and malignant tertian malaria, ठीक है। देन इसको ट्रीट अर्जेंटली करेंगे या किस तरह से करेंगे और इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है उन्होंने वो पूछा है। सो दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी और इसको आप इमीडिएट पैरेंटल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, एंड 90% जो है रिकवरी हो जाती है इस इमीडिएट पैरेंटल ट्रीटमेंट से, ठीक है। देन आपके पास ये स्टेशन है जिसमें 50 इयर्स ओल्ड मैन है और इमरजेंसी में आया है, ठीक है, सडन वीकनेस ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद द डेविएशन ऑफ द एंगल ऑफ माउथ, राइट साइड ऑफ बॉडी की सडन वीकनेस है और एंगल ऑफ माउथ की भी डेविएशन है, ठीक है। और ये एज क्या है इस पेशेंट की? 50 इयर्स है। एग्जामिनेशन जब हमने किया तो पल्स भी इरेगुलर थी, ठीक है, और इस तरह से उसका सीटी स्कैन भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने बताना है व्हाट इज़ द फाइंडिंग इन द सीटी स्कैन। सो यहाँ पे बेसिकली सेरेब्रल इन्फाक्शन हुई है और ये हाइपोडेंसी एरिया आपको नज़र आ रही है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द पॉसिबल अंडरलाइंग कॉज? तो इसकी कॉज हो सकती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। देन आपके पास है अनऑब्जर्व स्टेशन नंबर 33 जिसमें केस है आपके पास कि 70 इयर्स ओल्ड मेल है जो कि पुअर एपेटाइट के लिए कंप्लेन कर रहा है, अकेला रहता है और उसकी ये ब्लीडिंग गम्स हैं, ठीक है। ये आपको ब्लीडिंग गम्स बेसिकली दिखाने की कोशिश की है एंड डायग्नोसिस पूछा। सो दिस इज स्कर्वी जिसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। एंड व्हाट आर द अदर सिम्टम्स इन दिस डिजीज़? तो स्कर्वी में और क्या क्या नज़र आ सकता है आपको यहाँ पे वीकनेस नज़र आ सकती है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स के अलावा जॉइंट पेन्स, ब्रूजेस और स्पॉन्जी गम डिजीज़ मतलब जितनी भी हैं, ठीक है। अनट्रीटेड स्कर्वी जो है दैट इज़ ऑलवेज़ फैटल बट रेयर दीज डेज, ठीक है। उसके बाद स्टेशन नंबर 34 है कि आपने इस इन्वेस्टिगेशन को नेम करना है। सो दिस इज़ बेसिकली एक्सरे KUB प्लेन, ठीक है। व्हाट फाइंडिंग कैन यू सी हेयर? सो दिस इज़ बायलैटरल इरेगुलर ओपेसिटीज़ इन द रीनल एरिया। देन व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? दोनों साइड पे आपको रीनल ओपेसिटीज़ नज़र आ रही है ना। सो दिस आर बायलैटरल इरेगुलर रीनल ओपेसिटीज़। देन ये एक्सरे क्या है? एक्सरे KUB है, ठीक है। एंड आपने बताना है कि मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या बन रहा है। सो दिस इज़ बायलैटरल स्टैगहॉर्न स्टोन्स, ठीक है। उसके बाद ये जो फिगर है इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्लबिंग है, पेशेंट को क्लबिंग आप देख सकते हो बहुत प्रोमिनेंट है और 2 रेस्पिरेटरी डिजीज़
जो क्लबिंग कॉज करवा सकती हैं इसमें ब्रोंकाइटिस, लंग एब्सेस एंड कार्सिनोमा ऑफ लंग है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है ये स्टेशन 36, जिसमें यंग लेडी है और वेट लॉस के साथ प्रेजेंट कर रही है और इंक्रीज एपेटाइट है और आइज़ कुछ इस तरह से हैं उसकी ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्या डायग्नोसिस बनता है इसका? ग्रेव्स डिजीज़ डायग्नोसिस बनता है, ठीक है। एंड देन 2 कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो इस डिज़ीज़ की हैं वो क्या है? तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है एंड हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके बाद हमारे पास 45 years old man है and is he has to undergo appendectomy, लेकिन ही इज़ अ नोन केस ऑफ मिक्स्ड माइट्रल वॉल्व डिजीज़, ठीक है। सो आपने बताना है कि कौन सी एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस आप देंगे पेशेंट को फॉर हिज मिक्स्ड माइट्रल वॉल्व डिजीज़ बिफोर हिज अपेंडिसेक्टमी इज़ डन। सो आपने उसको IV एम्पेसिलिन और जेंटामाइसिन जो है वो देनी है। 2 कॉमनेस्ट कॉज, उसके अलावा आपने सेकंड क्वेश्चन में वो पूछा कि कॉमनेस्ट कॉज जो है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ का हमारी कंट्री में वो क्या है? सो रूमेटिक फीवर इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ इन आवर कंट्री। देन 38 years ओल्ड डायबिटिक है और उसको एडवांस्ड रीनल डिजीज़ है, ठीक है। सिवियर इन्फेक्शन है उसके राइट इंडेक्स फिंगर में भी। कल्चर जब उसका करवाया तो उसमें आपको पस जो है वो पस सेल्स नज़र आए, ठीक है। एंड दीज पस सेल्स आर सेंसिटिव टू एमोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन, सेफ्ट्राजोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। सो आपने बताना है कि इन सब ड्रग्स में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो आप अवॉइड करेंगे और क्यों अवॉइड करेंगे? सो इन सब ड्रग्स में से आप जेंटामाइसिन अवॉइड करेंगे क्योंकि इट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है। और पेशेंट आप उन्होंने सिनेरियो में बताया है दैट ही हैज़ एडवांस्ड रीनल डिजीज़। तो अगर आपने ऐसी ड्रग दे दी दैट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक तो उसकी जो डिजीज़ है वो और ज़्यादा डिटेरियोरेट कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जो है ऐसे पेशेंट में नहीं देनी और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग यहाँ पे जेंटामाइसिन है। देन नेक्स्ट स्टेशन है जिसमें 15 years ओल्ड गर्ल है और रिकरेंट सोर थ्रोट है, जॉइंट पेंस हैं, फीवर है, एसओ टाइटर भी उसका रेज्ड है, ठीक है। सो आपने बताना है कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन सी ड्रग देंगे। सो बेंजीथीन पेंसिलिन इज़ गिवन फॉर प्रोफाइलेक्सिस। देन लिस्ट 1 important long-term complication of this disease। तो rheumatic heart disease is one important long-term complication, ठीक है। then name 2 diseases in which it is used, ठीक है। ये है हमारे पास इन्हेलर जो आप अस्थमा COPD में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेशन है आपके पास कि 3 इंडिकेशंस बतानी है आपने फॉर द यूज़ ऑफ दिस ड्रग। सो दिस इज़ हेपरिन, ठीक है। और हेपरिन आप कहाँ यूज़ करते हैं? DVT में यूज़ करते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अनस्टेबल एंजाइना, स्ट्रोक इन एवोल्यूशन या एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन दिस स्मोकर हैज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। और उसकी कुछ इस तरह से एक्सरे नज़र आ रही है। तो आपको क्या डायग्नोसिस पता चल रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये एम्फाइसीमा का केस लग रहा है, ठीक है। और आप क्या जो है किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकेंगे? आप पेशेंट से कहेंगे वो स्मोकिंग जो है उसको छोड़ दे। देन आपके पास व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ओवर हेयर। अगर आप इस फिगर में देखें इस पेशेंट को गौर से तो उसकी जो ये वाली आँख है दैट इज़ अ बिट, इसमें आईबॉल अंदर की तरफ जो है वो गई हुई है, ठीक है। वो अंदर की तरफ गई हुई है यानी मीडियल साइड पर। सो इसमें बेसिकली पता चल रहा है हमें कि द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम लेफ़्ट एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी, ठीक है। 2 कॉजेज़ क्या हैं दैट कैन लीड टू दिस कंडीशन? तो एक तो डायबिटीज़ है, ट्यूमर है या वेस्कुलाइटिस है दैट कैन कॉज लेफ़्ट एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी। देन 3 कॉजेज़ आपने बतानी हैं जो कि ये पाल्मर एरिथीमा जो इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है वो कॉज करवा सकती है। मतलब पाल्मर एरिथीमा की 3 कॉजेज़ आपने बतानी है, ठीक है। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में पाल्मर एरिथीमा नज़र आता है या प्रेगनेंसी के केस में या थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में आपको पाल्मर एरिथीमा नज़र आता है। देन 15 years ओल्ड गर्ल है और उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। और उसने डेंटल एक्सट्रैक्शन करवानी है, ठीक है। एंड शी इज़ ऑल्सो एलर्जिक टू पेंसिलिन, ठीक है। सो आपने बताना है कि कौन सी एंटीबायोटिक वो ले या कौन सी एंटीबायोटिक उसको लेनी चाहिए, ठीक है, अदर देन पेंसिलिन। तो आप कैप्सूल देंगे क्लेंडामाइसिन का उसको, ठीक है। 2 कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के नाम बताने हैं आपने, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ठीक है।
पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ऑल दीज आर कंजेनिटल हार्ट एनॉमलीज, ठीक है। देन 50 ईयर्स ओल्ड मैन है एंड इज सफरिंग फ्रॉम एडवांस लिवर डिजीज़, ठीक है। एडवांस लिवर डिजीज़ के साथ 50 ईयर्स ओल्ड मैन सफ़र कर रहा है। उसके जनरल प्रैक्टिशनर ने उसको ना ये सारी ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर दी हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास डायज़ेपम, फ्रिज़माइड, लेक्टुलोज और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। आपने बताना है कि कौन सी ड्रग जो है उसको अवॉइड करनी चाहिए और क्यों अवॉइड करनी चाहिए। सो क्योंकि पेशेंट जो है ये सफरिंग फ्रॉम एडवांस लिवर डिजीज़, तो उसको डायज़ेपम नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को प्रेसिपिटेट करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपने कॉमनेस्ट वायरल हेपेटाइटिस जो है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, उसको नेम करना है। सो दैट इज़ हेपेटाइटिस सी, दैट इज़ द कॉमनेस्ट वायरल हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसको हम किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, तो इसके लिए हम स्क्रीनिंग करेंगे ऑफ द डोनर। देन आपने एक हेपेटाइटिस वायरस बताना है दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ऑरल रूट, सो दैट इज़ हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई, दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ऑरोफिकल रूट, ठीक है। देन ये डायग्राम है और आपने आइडेंटिफाई करना है इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे। तो दिस इज़ बेसिकली लंबर पंक्चर नीडल, और इसकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्लिडीमा। देन दिस इज़ एस्पिरिन, ठीक है। आपने 3 इंडिकेशंस लिखनी है फॉर द यूज़ ऑफ दिस ड्रग। सो बेसिकली एस्पिरिन इज़ यूज्ड एज एंटीप्लेटलेट, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस हेयर। सो यहाँ पे बेसिकली राइट अपर लोब कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे राइट अपर लोब कंसोलिडेशन हो रही है, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और किस तरह से आपको ऑस्कल्टेशन पे फाइंडिंग्स जो हैं वो सुनाई दे सकती हैं। सो यहाँ पे आपको ऑस्कल्टेशन पे इंक्रीज वोकल रेजोनेंस नज़र आएगा और ब्रोंकियल ब्रीदिंग जो है पेशेंट की वो नज़र आएगी, ठीक है। देन आपके पास ये फिगर्स हैं और आपने बताना है व्हाट आर द फिजिकल साइंस शोन ओवर हेयर। तो यहाँ पे सेंट्रल साइनोसिस दिखाई दे रही है इन दोनों पिक्चर्स में, ठीक है, एंड इस पर यहाँ माउथ पे, सो देयर सेंट्रल साइनोसिस। देन नेम 2 cardiovascular diseases that can lead to this condition। तो ventricular septal defect, atrial septal defect, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट या कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, इन सब में आपके पास सेंट्रल साइनोसिस हो सकती है। देन हेयर यू कैन सी लेयंस अगर हमारे पास बन जाएं इन ईयर कैनाल या इन ईयर, ठीक है, सो ईयर लोब वगैरह, सो जो कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है, तो पेशेंट को यहाँ ओटेल्जिया भी होता है एंड ये टोसिस जैसे कि आपको नज़र आ रही है। सो ऑल दिस इंडिकेट्स lower motor neuron facial palsy, but more specifically you will say that it is Ramsay-Hunt syndrome, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अब यहाँ पे कान की पिक्चर भी दे दी है। सो दिस इज़ Ramsay-Hunt syndrome। देन 30 years old man is likely to undergo dental extraction, ठीक है, डेंटल एक्सट्रैक्शन उसने करवानी है और एग्जामिनेशन जब करवाया उसने पेरिकार्डियम का, तो उससे पता चला कि उसको मिड डायस्टोलिक मर्मर जो है एपेक्स पे वो मतलब सुनाई दे रहे, ठीक है, दिस मिड डायस्टोलिक मर्मर एट द एपेक्स, ठीक है, ऑन पेरिकार्डियल एग्जामिनेशन उस पेशेंट का हमें ये पता चला है। तो व्हाट इज़ द लाइकली वेल्वुलर लेयन। सो पेशेंट हैज़ मिट्रल स्टेनोसिस, और कौन सी एंटीबायोटिक आप देंगे बिफोर डेंटल एक्सट्रैक्शन, तो आप ऑरल एमोक्सिसिलिन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। देन 50 years ओल्ड पेशेंट है, ब्रोंकियल एस्थमा के साथ वो प्रेजेंट करता है, एंड उसने अब मतलब वो ब्रोंकियल एस्थमा का केस है ऑलरेडी, 50 years ओल्ड जो पेशेंट है, लेकिन अब उसने एक हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है। तो कौन सी ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो हैं वो आप अवॉइड करेंगे इस पेशेंट में और क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है वो एस्थमेटिक है, तो आप बीटा ब्लॉकर जो हैं वो अवॉइड करेंगे क्योंकि वो ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करवा देंगे, ठीक है। देन 34 years ओल्ड बिजनेसमैन है और उसको एडवाइस चाहिए अबाउट द वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ठीक है, एंड आपने बताना है कि उसको ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन किस टाइम पे लगवानी चाहिए, ठीक है, और या कितनी डोजेज़ होती हैं उसकी कब कब होनी चाहिए। सो हेपेटाइटिस बी की 3 बेसिकली डोजेज़ होती हैं, ठीक है। पहली डोज़ जब भी वो लगवाएगा तो उसके 1 महीने बाद उसने दूसरी डोज़ लगवानी है, एंड देन दूसरी डोज़ के 6 महीने बाद उसने तीसरी डोज़ लगवानी है, ठीक है। सो ये आपने उसको बताना है।
देन आपके पास ये आइडेंटिफाई करना है आपने ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ बेसिकली फॉलीज कैथेटर, और इसमें आपने बताना है कि दो इंडिकेशंस क्या हैं इस फॉलीज कैथेटर की। तो ये हम यूज़ करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट में, या यूरिनरी रिटेंशन के केस में, या पैराप्लेजिया के केस में, या फिर यूरिन आउटपुट को मैयर करने के लिए, या किसी भी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के केस में हम इसको यूज़ करते हैं।